Hello, good evening everyone. In the previous lecture, we have studied the factor modifying drug action, and today in this lecture we will basically talk about the clinical trials. Okay, so कोई भी ड्रग जब बनती है तो वो किन किन फेजेस के थ्रू बनती है और उसमें इतना टाइम क्यों लगता है, ये बेसिकली हम लोग आज इसके बारे में स्टडी करेंगे. सो बिफोर द क्लिनिकल ट्रायल, क्या पढ़ने वाले हम लोग बेसिकली क्लिनिकल ट्रायल. क्लिनिकल ट्रायल्स, ठीक है. सो बिफोर क्लिनिकल ट्रायल के पहले प्री क्लिनिकल ट्रायल्स आते हैं, ठीक है. प्री क्लिनिकल ट्रायल्स. सो प्री क्लिनिकल ट्रायल्स के अंदर क्या करते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं उनके ऊपर क्या रहता है कि डायरेक्टली ह्यूमंस के ऊपर स्टडी नहीं कर सकते किसी भी ड्रग का, लेकिन आगे भी कुछ कॉन्सेप्ट्स देखेंगे. लेकिन क्या रहता है कि जो रोडेंट्स रहते हैं या हायर एनिमल रहते हैं उसमें पहले क्या करते हैं, ड्रग की स्टडी करते हैं. सो उससे बेसिकली पता चलता है उनके अंदर स्मॉल डोज ऑफ ड्रग को एडमिनिस्टर करेंगे. सो उससे पता चलेगा, उससे जो हमको डेटा मिलता है वो बेसिकली हमको पीपीटी मिलता है, दैट इज फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोडायनामिक और टॉक्सिकोलॉजिकल जो स्टडीज़ हो जाती हैं पर्टिकुलर ड्रग की, कि वो जो पर्टिकुलर एनिमल है उस पर उस ड्रग का क्या फार्माकोकाइनेटिक को क्या मतलब उसके फार्माकोकाइनेटिक्स में वो क्या चेंज कर रहा है, ठीक है, या डायनामिक क्या चेंजेस आ रहे हैं उसके अंदर, या टॉक्सिक इफेक्ट कितने हैं उस पर्टिकुलर ड्रग के, और एडवर्स रिएक्शन क्या क्या आ रही हैं या एडवर्स इफेक्ट क्या क्या आ रहे हैं उस पर्टिकुलर ड्रग के. सो इसीलिए क्या रहता है कि बिफोर द क्लिनिकल ट्रायल इसमें क्या करते हैं ये लोग, प्री क्लिनिकल ट्रायल करती है कोई भी कंपनी. और ये बेसिकली किन के ऊपर होता है, रैट्स, रोडेंट्स, मतलब रोडेंट्स के ऊपर होता है, ठीक है. तो रोडेंट्स के अंदर आ जाएंगे रैट, रैबिट, ठीक है. और हायर एनिमल में जैसे मंकी होते हैं, डॉग होते हैं, कैट, सो इनके ऊपर बेसिकली सबसे पहले प्री क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, ठीक है. सो बिफोर क्लिनिकल ट्रायल्स क्या होते हैं, प्री क्लिनिकल ट्रायल्स. पहली बात तो ये हो गई. सेकंड क्या है इसमें, स्टडीज डन इन रोडेंट्स. सबसे पहले किन के अंदर करते हैं, रोडेंट्स के अंदर करते हैं. फॉर एग्जांपल रैट, रैबिट, गिनी पिग्स, ओके. फिर इसके बाद किसके अंदर करेंगे, हायर एनिमल्स के अंदर. हायर एनिमल्स में कौन कौन से आ जाएंगे, कैट, डॉग, मंकी, ठीक है. सो जो डेटा कलेक्ट होगा प्री क्लिनिकल ट्रायल के अंदर उससे हमको क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी, वी गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट पीपीटी, ठीक है. ये निमोनिक है याद करने का एग्जाम. और क्या है इसका मतलब, फार्माकोकाइनेटिक डेटा मिल जाएगा हमको इससे, फार्माकोडायनामिक डेटा मिल जाएगा हमको इससे, और क्या मिलेगा, टॉक्सिकोलॉजिकल जो स्टडीज़ हैं कि मतलब कितनी टॉक्सिक है ड्रग या क्या कोई टॉक्सिसिटी तो कॉज नहीं कर रही है, ठीक है. सो टॉक्सिकोलॉजिकल डेटा मिल जाएगा हमको इससे. सो ये सारी डेटा जब कलेक्ट हो जाते हैं हमारे पास तो सबसे पहले ये हो गया हमारा प्री क्लिनिकल ट्रायल, बिफोर द क्लिनिकल ट्रायल, ठीक है. अब इसके बाद जब क्लिनिकल ट्रायल्स में या क्लिनिकल ट्रायल की तरफ जाना है, ठीक है, सो उसके पहले एक एप्लीकेशन देती है जितनी भी कंपनीज रहती हैं. जैसे कोई कंपनी नई ड्रग बना रही है, ठीक है. सो आफ्टर द प्री क्लिनिकल ट्रायल जब उसके पास ये सारे डेटा इकट्ठे हो गए, ठीक है, सो इसके बाद क्या करेगी वो, एक एप्लीकेशन फॉर्म भरती है जिसको हम लोग कहते हैं IND एप्लीकेशन, ठीक है. IND एप्लीकेशन ये कैसी होती है, ये भी बिफोर द क्लिनिकल ट्रायल, बिफोर क्लिनिकल ट्रायल. इसका फुल फॉर्म क्या है, इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन, ठीक है.
इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है कि क्लिनिकल ट्रायल कोई भी कंपनी स्टार्ट कर सकती है, और क्लिनिकल ट्रायल के बेसिकली 4 फेजेस होते हैं। तो फेज 1 जो होता है, ठीक है, फेज 1 जिसको कि हम लोग फार्माकोलॉजिकल फेज एंड सेफ्टी स्टडी। ठीक है, इस फेज में बेसिकली क्या होता है कि सेफ्टी की स्टडी करते हैं कि मतलब वो ड्रग पर्टिकुलरली कितनी सेफ है। ठीक है, तो ये जो फेज रहता है, दिस इज फर्स्ट फेज ऑफ द क्लिनिकल ट्रायल। इसके पहले क्या हुआ था, प्री क्लिनिकल ट्रायल। ठीक है, सो ये किसके अंदर करते हैं हम लोग, ये बेसिकली हम लोग हेल्दी इंडिविजुअल्स के अंदर करते हैं। ठीक है, हेल्दी इंडिविजुअल्स, वॉलेंटियर्स लेते हैं हम लोग, हेल्दी इंडिविजुअल्स। ठीक है, और उनके अंदर ड्रग को एडमिनिस्टर करके हम लोग क्या करते हैं, सेफ्टी की स्टडी करते हैं। और सेफ्टी की स्टडी कैसे कर सकते हैं, जिससे हमको पता चल जाए क्या, मैक्सिमम डोज टॉलरेंस कि वो जैसे कि हम लोग ह्यूमंस पे, हेल्दी इंडिविजुअल्स पे क्या कर रहे हैं, बेसिकली ड्रग को इंजेक्ट करेंगे तो क्या होगा कि कितना मैक्सिमम डोज है जो टॉलरेट कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से अगर उसके मतलब उस पर्टिकुलर डोज पे कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं आने चाहिए। ठीक है, तो वो कितना डोज है, तो ये हो गया हमारा क्या, मैक्सिमम डोज टॉलरेंस की स्टडी या सेफ्टी की स्टडी हम लोग किस में करते हैं, फर्स्ट फेज में करते हैं। ये हेल्दी इंडिविजुअल्स के अंदर होता है, और बेसिकली कितने, 20 to 80। ठीक है, कितने लेते हैं, 20 to 80 वॉलेंटियर्स लेते हैं हम लोग बेसिकली, किसके लिए, हेल्दी इंडिविजुअल्स के। किसकी स्टडी करते हैं हम लोग, सेफ्टी की स्टडी करते हैं। और फर्स्ट टाइम स्टडी ऑफ फार्माकोकाइनेटिक्स, फर्स्ट टाइम स्टडी ऑफ फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी। फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी जो रहती है वो ह्यूमंस की फार्माकोकाइनेटिक जो प्रॉपर्टी होती है वो फर्स्ट टाइम किस में होती है, फेज 1 में होती है। ठीक है, इस फेज में क्या होता है, नो ब्लाइंडिंग इज डन, नो ब्लाइंडिंग इज डन। ब्लाइंडिंग को और क्या कह सकते हैं, ब्लाइंडिंग को कहते हैं मास्किंग। ठीक है, मास्किंग। इसमें क्या होता है कि ब्लाइंडिंग और मास्किंग का मतलब ये होता है कि जो पेशेंट है वो उस अनअवेयर रहता है कि मतलब उसके साथ हम लोग क्लिनिकल ट्रायल कर रहे हैं। ठीक है, सो ब्लाइंडिंग और मास्किंग में क्या रहता है, ईदर पेशेंट और द हेल्दी इंडिविजुअल, इवन पेशेंट और इन्विजिलेटर। ठीक है, इवन पेशेंट और इन्विजिलेटर इज अनअवेयर। ठीक है, या तो पेशेंट अनअवेयर रहता है या इन्विजिलेटर अनअवेयर रहता है, या तो दोनों अनअवेयर रहते हैं। और इसी बेसिस पे 2 फेजेस होते हैं ब्लाइंडिंग के। ठीक है, एक सिंगल ब्लाइंडिंग होती है, सिंगल ब्लाइंडिंग, और एक क्या होती है, डबल ब्लाइंडिंग। डबल ब्लाइंडिंग, सिंगल ब्लाइंडिंग जो होती है उसमें सिर्फ पेशेंट अनअवेयर रहता है। ठीक है, पेशेंट इज अनअवेयर। और जो डबल बाइंडिंग रहती है उसमें पेशेंट के साथ साथ इन्विजिलेटर भी अनअवेयर रहता है। पेशेंट एंड इन्विजिलेटर इज अनअवेयर, उसको पता नहीं रहता कि मतलब बेसिकली वो लोग स्टडी कर रहे हैं लेकिन वो डेटा कलेक्ट करते हैं, लेकिन उनको मतलब ये इंफॉर्मेशन नहीं रहती कि ये पर्टिकुलरली उस ड्रग का ट्रायल चल रहा है। ठीक है, तो पेशेंट अनअवेयर है सिंगल ब्लाइंडिंग में, और सेकंड डबल ब्लाइंडिंग में क्या है, पेशेंट और इन्विजिलेटर दोनों अनअवेयर हैं। और ये वाली जो रहती है, ये जो सेकंड डबल ब्लाइंडिंग रहती है, इसमें बेसिकली क्या होता है कि बाइसिंग नहीं होती कोई। क्यों? क्योंकि दोनों अनअवेयर हैं, दोनों अपना काम अच्छे से कर रहे हैं। ठीक है, इन्विजिलेटर अपना डेटा कलेक्ट करेगा, उसकी वजह से कोई बाइसिंग नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फेज 1। और फेज 1 में क्या मैंने बताया कि जो ब्लाइंडिंग रहती है वो नहीं होती, नो ब्लाइंडिंग इज डन इन द फेज 1। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फेज 1। इसके बाद आता है फेज 2।
सेफ्टी की स्टडी करी हमने फेज 1 में, ठीक है। फेज 2 दैट इज थेराप्यूटिक थेराप्यूटिक एक्सप्लोरेशन, ओके, थेराप्यूटिक एक्सप्लोरेशन और डोज रेंजिंग की स्टडी करते हैं हम लोग, इसमें डोज रेंजिंग की स्टडी करते हैं, ठीक है। सो इसमें कितने इंडिविजुअल्स को लेते हैं, ठीक है, तो क्या रहता है इसमें पेशेंट्स को लेते हैं, फर्स्ट टाइम इसमें पेशेंट्स को एडमिनिस्टर कर रहे हैं। इसके पहले किस में किया था, फेज 1 में हेल्दी इंडिविजुअल्स में एडमिनिस्टर किया था, इसमें किसको एडमिनिस्टर करेंगे, पेशेंट्स को एडमिनिस्टर करेंगे, ठीक है। तो अप्रॉक्स 20 to 80 इंडिविजुअल्स, ठीक है, सॉरी 100 to 500 इंडिविजुअल्स, 100 to 500 पेशेंट्स को क्या करते हैं, ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं, उसका डेटा कलेक्ट करते हैं, और इसमें हम लोग बेसिकली किसके ऊपर स्टडी करते हैं, एफिकेसी के एफिकेसी के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। सो एफिकेसी इज स्टडीड फॉर द फर्स्ट टाइम, स्टडीड फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। इसके लिए क्या करते हैं, 3 से 4 सेंटर्स सेटअप करते हैं, ठीक है, 3 से 4 सेंटर्स क्या करते हैं, 3 से 4 सेंटर्स सेटअप करते हैं, ठीक है, इन स्टडीज के लिए, ठीक है। और इसमें क्या होता है, सिंगल ब्लाइंडिंग इज डन इन द फेज 2, ठीक है। सो ब्लाइंडिंग की स्टार्टिंग कहां से हुई, फेज 2 से, सिंगल ब्लाइंडिंग इज डन इन द फेज 2। और इसमें क्या रहता है, बेसिकली क्या रहता है, जो पेशेंट रहता है वो कैसा रहता है, अनअवेयर रहता है, पेशेंट इज अनअवेयर दैट ही इज गोइंग थ्रू द ट्रायल, ठीक है। सो नेक्स्ट जो फेज है हमारा, फर्स्ट फेज में सेफ्टी के बारे में स्टडी किया हमने, सेकेंड फेज में हमने क्या किया, एफिकेसी के बारे में स्टडी किया। जो फेज 3 है हमारा, थेराप्यूटिक कन्फर्मेशन, इसको क्या कहते हैं, और थेराप्यूटिक कन्फर्मेशन, इसको क्या कहते हैं, थेराप्यूटिक कन्फर्मेशन और कंपैरिजन, ठीक है। क्या कहते हैं, थेराप्यूटिक कंफर्मेशन और कंपैरिजन। इसमें क्या करते हैं, स्टडीड अप्रॉक्स अप टू 5000, ठीक है, अप टू 5000 पेशेंट्स की स्टडी करते हैं, ठीक है। और इसमें मैंने बताया था, जैसे अभी हम लोग फेज 2 में सिंगल ब्लाइंडिंग कर रहे थे, तो इस फेज में क्या होगा, डबल ब्लाइंडिंग इज डन इन दिस फेज, डबल ब्लाइंडिंग इज डन इन दिस फेज, ओके। डबल ब्लाइंडिंग इज डन, और क्या रहता है, मल्टी सेंटर्स आर सेटअप। मल्टी सेंटर्स आर सेटअप का मतलब क्या है, काफ़ी सारे सेंटर्स को सेटअप करेंगे, या उनको मतलब हम लोग बेसिकली बोलेंगे कि आप इस चीज़ की स्टडी करिए। और इसके केस में क्या रहता है, बोथ द पेशेंट एंड इन्विजिलेटर क्या रहते हैं, ये लोग अनअवेयर रहते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, डबल ब्लाइंडिंग और मास्किंग, ठीक है। इसके बाद क्या हो रहा है, इसमें कंफर्मेशन फेज है, नाम इसका, ठीक है, कंफर्मेशन नाम है। तो इसमें क्या होगा, कंफर्मेशन ऑफ एफिकेसी और कंफर्मेशन ऑफ एफिकेसी एंड सेफ्टी। हम लोग स्टडी कर रहे थे एफिकेसी और सेफ्टी की फेज 1 और फेज 2 में। इसमें क्या होगा, कंफर्मेशन हो जाएगा किसका, एफिकेसी और सेफ्टी ऑफ द ड्रग, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टुवर्ड्स द फोर्थ फेज,
ओके, सो क्या हो रहा है कि फोर्थ फेज में जब जा रहे हैं, बिफोर गोइंग टू द फोर्थ फेज, ठीक है, बिफोर गोइंग टू द फोर्थ फेज, एक और एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, किस जिसको कहते हैं हम लोग NDA, ठीक है, IND, इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन बिफोर द फर्स्ट फेज, आफ्टर द प्री क्लिनिकल ट्रायल हम लोग दे रहे थे, और आफ्टर थर्ड फेज बिफोर गोइंग इनटू द फोर्थ फेज और पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस, पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस फेज में जाने से पहले क्या करना पड़ेगा, एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी जिसको क्या कहेंगे, न्यू ड्रग एप्लीकेशन। और ये एप्लीकेशन किनको देते हैं हम लोग, बेसिकली CDSCO, दैट इज सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है, कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। इनको हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, ये सारी जो एप्लीकेशंस है ये किनके पास पहुंच रही, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन को, जो कि कंट्रोल करेगी ये सारी स्टडीज को या उसके पूरे डेटा को कंफर्म करेगी कि अच्छे से स्टडी हुआ है और ये जो ड्रग है ये पर्टिकुलरली मतलब मार्केट में जाने के लायक है, ठीक है। और ये कौन हेड करता है, इट इज हेडेड बाय DGCI, इट इज हेडेड बाय DGCI, ठीक है। DGCI का फुल फॉर्म क्या है, इट इज DCGI, ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। ये बेसिकली क्या रहते हैं, ये हेड करते हैं किसको, CDSCO को, और यही सब गवर्न करेंगे कि फोर्थ फेज में ड्रग जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए, ठीक है। अगर ये अप्रूवल नहीं देंगे तो पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस या फेज 4 में ड्रग नहीं जा पाएगी ट्रायल में। सो इसीलिए कोई भी पर्टिकुलर ड्रग को इतना टाइम लगता है क्योंकि इतने सारे फेजेस से होके उसको गुजरना पड़ता है या इतने सारे इंडिविजुअल्स के ऊपर उसकी स्टडी होती है, ठीक है। और फेज 4 क्या है, पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस फेज। और इसमें क्या करते हैं, स्टडी अबाउट रेयर साइड इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग और एडवर्स ड्रग इफेक्ट्स, ADR, एडवर्स ड्रग रिएक्शंस के बारे में स्टडी करते हैं। क्रॉनिक इफेक्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे कि कौन कौन सी क्रॉनिक डिजीजेज हो रही हैं पर्टिकुलरली उस ड्रग की वजह से, ठीक है। सो ये सारे फेजेस जब कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद क्या करती हैं सारी, मतलब जो कंपनीज हैं पर्टिकुलरली वो ड्रग को मार्केट में निकाल सकती है, ठीक है। और आजकल एक नया फेज और आया है जिसको कि हम लोग कहते हैं फेज 0 और माइक्रो डोजिंग फेज। क्या, फेज 0 और माइक्रो डोजिंग फेज। इसमें क्या होता है कि फेज 0 में क्या करते हैं, 1/100th, ठीक है, ऑफ ह्यूमन इक्विवेलेंट डोज को एडमिनिस्टर करते हैं। डोज को क्या करेंगे, एडमिनिस्टर करेंगे। और उसके बाद क्या करते हैं, स्टडी करते हैं किसकी, फार्माकोकाइनेटिक्स की स्टडी करेंगे और भी स्टडीज करते हैं, ठीक है। इसमें क्या करते हैं कि जो
सब क्लिनिकल डोज होता है, ठीक है। जो अब ये क्या क्लिनिकल डोज तो है नहीं कि इस पर कोई थेरापेटिक रिस्पॉन्स तो उतना अच्छे से आएगा नहीं, तो क्या करते हैं इस जो सब क्लिनिकल डोज को जो एडमिनिस्टर कर रहे हैं, ठीक है, इसके साथ क्या करते हैं रेडियो लेबल्ड आइसोटोप्स को एडमिनिस्टर करते हैं साथ में, ठीक है। रेडियो लेबल्ड आइसोटोप्स वर ऑल्सो एडमिनिस्टर्ड, ठीक है। रेडियो लेबल्ड आइसोटोप का एडमिनिस्टर करेंगे तो इसकी वजह से क्या होगा, अगर स्लाइट चेंज भी होता है फार्माकोकाइनेटिक्स में, ठीक है, इवन स्लाइट चेंज कैन बी स्टडीड। ठीक है, ये इसलिए क्योंकि ह्यूमंस का ह्यूमंस में ही देखेंगे स्टडी करके। सो माइक्रो डोजिंग फेज कहते हैं इसको। इसमें क्या कहते हैं, इसको फेज 0 भी कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या करते हैं ह्यूमन इक्विवेलेंट डोज को एडमिनिस्टर करेंगे, सब क्लिनिकल डोज के साथ क्या करेंगे रेडियो लेबल्ड आइसोटोप को साथ में एडमिनिस्टर करेंगे। और अगर थोड़ा सा भी चेंज होगा किसमें फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी में उसके पर्टिकुलर इंडिविजुअल की, तो उसकी बेसिकली हम लोग इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं जिनके थ्रू हम लोग स्टडी करेंगे। ओके, सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द एडवर्स ड्रग रिएक्शन। अब क्या होगा कि ये सारी जब ड्रग्स बन जाती हैं, ठीक है, तो इसके बाद क्या रहता है, हम लोगों ने देखा कि रेयर स्टडीज़ या अगर कोई ड्रग को एडमिनिस्टर करने के बाद कोई भी रिएक्शन हो रही है, ठीक है, तो इसको हम लोग बेसिकली किसके अंदर पढ़ेंगे एडवर्स इवेंट, ठीक है, एडवर्स इवेंट। और एडवर्स इवेंट के अंदर क्या होता है कि जो भी एनीथिंग दैट इज हैपनिंग टू दैट इंडिविजुअल आफ्टर टेकिंग द ड्रग, इट कैन बी अनरिलेटेड टू द ड्रग। वो ड्रग से मतलब ड्रग के साइड इफेक्ट से उसके एडवर्स इफेक्ट से अनरिलेटेड भी हो सकता है, लेकिन जो भी इवेंट उसके साथ हो रहा है, ठीक है, एनीथिंग या एवरीथिंग हैपनिंग, ठीक है, एवरीथिंग हैपनिंग to individual during drug therapy, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे एडवर्स इवेंट, ठीक है। इट कैन बी अनरिलेटेड टू द ड्रग, इट कैन बी अनरिलेटेड टू द ड्रग, ठीक है। अब उसने ड्रग लिया, उसकी लड़ाई हो गई या उसको किसी ने मार दिया, तो वो उसके लिए क्या हुआ, वो उसके लिए जो भी हैपन हो रहा है उसके साथ, ठीक है, वो हो गया एडवर्स इवेंट, ठीक है, वो उसके लिए एडवर्स हो गया, ठीक है। अब होता है एक चीज और आती है एडवर्स ड्रग रिएक्शन, एडवर्स ड्रग रिएक्शन। सो एनीथिंग हैपनिंग, anything noxious, ठीक है, anything noxious और unintended, ठीक है, और unintended that is happening to individual, that is happening to individual during normal dose at pharmacological level, ठीक है। ठीक है, सो जो भी नॉक्सियस या अनइंटेंडेड हो रहा है उसके पास उसके साथ आफ्टर टेकिंग द ड्रग, कि मतलब अगर ड्रग का कोई साइड इफेक्ट आ रहा है, ठीक है, या कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन हो रहा है ड्रग की वजह से, ठीक है, सो वो सब बेसिकली या टेरेटोजेनिसिटी हो रही है प्रेगनेंसी में, ठीक है, तो क्या हो रहा है वो सब जो चीज़ें हैं वो हो जाएंगी एडवर्स ड्रग रिएक्शन, ठीक है। और ऑल एडवर्स ड्रग रिएक्शन, ऑल ADR RAE, मतलब जितनी भी एडवर्स ड्रग रिएक्शन होती हैं वो सारी क्या होती हैं एडवर्स इवेंट होती है, बट not vice versa, not vice versa, that is
कि इसका अपोजिट ट्रू नहीं है। क्यों? क्योंकि जो लड़ाई हुई उसकी, ठीक है, वो ड्रग लेने की वजह से तो नहीं हुई है, ठीक है, या उसको कोई मार गया तो ड्रग लेने की वजह से तो नहीं मार के गया है, ठीक है। सो ये हो गया बेसिकली दो टर्म्स। अब एडवर्स ड्रग रिएक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। सो एडवर्स ड्रग रिएक्शन, ये होती है टाइप 1 और टाइप ए, ठीक है। ए मतलब क्या? ऑगमेंटेड, ऑगमेंटेड, और इसको क्या कहते हैं? प्रेडिक्टेबल, प्रेडिक्टेबल, ठीक है। सो टाइप ए दैट इज ऑगमेंटेड, और दैट जो भी चीजें जो प्रेडिक्टेबल हो रही हैं उसके साथ आफ्टर टेकिंग दैट ड्रग, ठीक है, सो वो सारी किस में आती हैं? टाइप ए में, ठीक है। और ये सारे कैसे होते हैं? डोज डिपेंडेंट। दीज रिएक्शंस आर डोज डिपेंडेंट, दीज रिएक्शंस आर डोज डिपेंडेंट, ठीक है। ये सब डोज पे डिपेंड करेगा। उसके बाद तो इसके दीज इंक्लूड टाइप ए इंक्लूड साइड इफेक्ट्स, टॉक्सिक इफेक्ट्स, और लास्टली सेकेंडरी इफेक्ट्स, सेकेंडरी इफेक्ट्स, ठीक है। सो टाइप ए, पहले बात करेंगे किसकी? साइड इफेक्ट्स की। ठीक है। सो साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं? अनवांटेड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द ड्रग, ठीक है, अनवांटेड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द ड्रग। फॉर एग्जाम्पल क्या है इसका? कि एट्रोपिन जो कि एडमिनिस्टर करते हैं हम लोग किसके लिए? हार्ट ब्लॉक के लिए, ठीक है, हार्ट ब्लॉक की कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। हार्ट ब्लॉक की कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग एट्रोपिन देते हैं, तो उसका जो साइड इफेक्ट आता है, ठीक है, उसके साथ जो साइड इफेक्ट आता है जो कि हमको नहीं चाहिए, वो आता है क्या? ड्राइनेस ऑफ द माउथ, ड्राइनेस ऑफ माउथ, ठीक है। तो ये क्या हो गया? साइड इफेक्ट हो गया, ठीक है। जो नेक्स्ट चीज है वो क्या है? टॉक्सिक इफेक्ट। Toxic effect. So these occur due to excessive pharmacological action of the drug. These occur due to excessive pharmacological action of the drug. ये अगर ड्रग का एक्शन ज्यादा हो रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा? टॉक्सिक इफेक्ट आएगा, ठीक है, ठीक है। क्या हो रहा है? दीज ऑकर ड्यू टू एक्सेसिव फार्माकोलॉजिकल एक्शन। और जो ओवरडोजिंग होती है, ओवरडोजिंग जो होती है वो दो टाइप की होती है, ठीक है। फर्दर एक तो होती है एब्सोल्यूट ओवरडोजिंग, कि मतलब डोज ज़्यादा लिया था, ठीक है। सो ये किस किस केसेस में होती है? ये सुसाइड के केस में होती है, एक्सीडेंटल केस में होती है कि एक्सीडेंटली क्या किया, डोज ज़्यादा एडमिनिस्टर कर लिया, ठीक है, और होमिसाइडल केस में होती है, ठीक है, होमिसाइडल केसेस में होती है। और ये किस वजह से होती है? ये रिलेटिव रीजंस की वजह से होती है कि सपोज एनी नॉर्मल डोज, जो नॉर्मल इंडिविजुअल्स को डोज एडमिनिस्टर करते हैं, लेकिन उसके साथ उसको क्या था? रीनल टॉक्सिसिटी थी, ठीक है, रीनल फेलियर था, तो उसकी वजह से क्या होगा? जो उसके मेटाबोलाइट्स हैं वो बाहर एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाएंगे, और उसकी वजह से क्या होगा? उस पर्टिकुलर ड्रग की क्या हो जाएगी? टॉक्सिसिटी हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल
एंटी कोगुलेंट्स जो हम लोग एडमिनिस्टर करते हैं काफ़ी लॉन्ग टाइम तक, ठीक है, उसकी वजह से क्या होती है, ब्लीडिंग कॉज होना चालू हो जाता है, ठीक है। एंटी कोगुलेंट्स अगर लॉन्ग टाइम तक हम लोग एडमिनिस्टर करते हैं तो उसकी वजह से ब्लीडिंग होने लगती है। ये क्या है, टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ द एंटी कोगुलेंट ड्रग, ठीक है। तो ये हो गया टॉक्सिक इफेक्ट। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द सेकेंडरी इन्फेक्शन और सेकेंडरी इफेक्ट। सेकेंडरी इफेक्ट, ठीक है। सो ये किस वजह से होता है, इट ऑकर्स ड्यू टू प्राइमरी एक्शन ऑफ द ड्रग, प्राइमरी एक्शन ऑफ द ड्रग, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा सेकेंडरी इफेक्ट हो गया, ठीक है। इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल जो हम लोग टेट्रासाइक्लिन है, ठीक है, टेट्रासाइक्लिन, इसको हम लोग एडमिनिस्टर करते हैं तो ये क्या करती है, नॉर्मल फ्लोरा को क्या करती है, नॉर्मल फ्लोरा को भी किल कर देती है, नॉर्मल बैक्टीरियल फ्लोरा जो रहती है उसको भी क्या करती है, किल कर देती है। इसकी वजह से क्या होता है कि सुपर इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है, सुपर इन्फेक्शन हो सकता है और सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये क्या हो गया, सेकेंडरी इफेक्ट हो गया उस पर्टिकुलर ड्रग का, टेट्रासाइक्लिन का। एक्चुअल में क्या होता है कि जब हम लोग एंटीबायोटिक्स एडमिनिस्टर करते हैं तो जो मतलब जो आउटर मतलब जो एंटीजेंस हैं उनके अलावा भी क्या होता है, जो हमारी नॉर्मल फ्लोरा होती है उसके ऊपर भी इफेक्ट होता है। अब जैसे मान लीजिए आपकी स्किन है, यहाँ आपने टॉपिकल एनेस्थीसिया एडमिनिस्टर किया या टॉपिकल आपने कोई मेडिसिन एडमिनिस्टर करी, ठीक है, उसकी वजह से जो ग्रोथ हो रही थी, फंगल ग्रोथ या कुछ हो रहा था, वो तो मर गई, लेकिन उसके साथ साथ क्या हुआ, जो नॉर्मल फ्लोरा थी स्किन की वो भी मर गई। अब इनका काम क्या रहता है बेसिकली कि अगर नॉर्मल फ्लोरा या रेसिडेंट फ्लोरा अगर वहाँ पे अवेलेबल है तो वो क्या करती है कि अगर कोई एंटीजन आता है तो उसके ग्रोथ को रोकती है कुछ समय के लिए, ठीक है, जब तक वो रोक सकती है। तो उसकी वजह से क्या हुआ, नॉर्मल फ्लोरा हम लोगों ने एंटीबायोटिक दे के क्या करी, किल कर दी, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, सुपर इन्फेक्शन हो जाता है। सिमिलरली इन केस ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड जब हम लोग एडमिनिस्टर करते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को एडमिनिस्टर जब करते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से सेकेंडरी इन्फेक्शन में क्या हो जाता है, प्रेसिपिटेशन और एक्टिवेशन हो जाता है किसका, एक्टिवेशन ऑफ लेटेंट टीबी, ठीक है, एक्टिवेशन हो जाता है किसका, लेटेंट टीबी का। क्यों, क्योंकि जो हमारा कॉर्टिकोस्टेरॉइड है वो क्या करता है, डिक्रीज कर देता है हमारा इम्यून सिस्टम को डिक्रीज कर देता है और लेस फंक्शनिंग बना देता है इम्यून सिस्टम को। तो ये क्या हो गया, सेकेंडरी साइड इफेक्ट्स हो गए या सेकेंडरी इफेक्ट्स हो गए उस पर्टिकुलर ड्रग के, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टुवर्ड्स द टाइप ए हो गया हमारा। इसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग, टाइप बी और बिजेयर, जिनके बारे में हमको पता नहीं रहता। एंड दीज आर ऑल्सो नोन एज अनप्रेडिक्टेबल रिएक्शंस, अनप्रेडिक्टेबल रिएक्शंस, ठीक है। और इसके एग्जांपल्स क्या हो जाए, ये बेसिकली कैसे रहते हैं, डोज अनरिलेटेड रहते हैं। कैसे रहते हैं, डोज अनरिलेटेड, ठीक है। इसके अंदर क्या आ जाएंगी, इट इंक्लूड्स इडियोसिंक्रेसी और क्या इंक्लूड करता है ये, एलर्जी, ठीक है, एलर्जी को बेसिकली हम लोग 4 टाइप्स में पढ़ते हैं, दैट इज हाइपर सेंसिटिविटी के अंडर में पढ़ते हैं, ठीक है, एलर्जी को हाइपर सेंसिटिविटी, ठीक है। तो ये क्या होती है, हमारी जो बॉडी होती है, जो बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है, वो पर्टिकुलरली एंटीजेंस या स्पेसिफिक ड्रग के अगेंस्ट क्या करेगा, रिस्पॉन्स, एलर्जिक मतलब हाईली सेंसिटिव रिस्पॉन्स शो करेगा, ठीक है। और उसको क्या कहेंगे हम लोग, बेसिकली हाइपर सेंसिटिविटी कहेंगे। ये कितने टाइप की, 4 टाइप की होती है, ठीक है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4, ठीक है। ये कितने टाइप की होती है, 4 टाइप की होती है बेसिकली। जो टाइप 1 रहती है वो कैसी रहती है, इमीडिएट रहती है, ठीक है। टाइप 1 कैसी रहती है, इमीडिएट रहती है, सबसे पहले सेट इन करेगी, ठीक है।
टाइप 2, ठीक है। इसके बाद टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, आप लोग बेसिकली इसको आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें से जो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 रहती है, ये कैसी रहती है? ह्यूमोरल इम्यूनिटी रहती है, ठीक है, ह्यूमोरल इम्यूनिटी। और जो टाइप 4 रहती है वो कैसी रहती है? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। कैसी रहती है? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। इसको हम लोग सबको आगे डिस्कस करेंगे। इसमें से जो टाइप 1 रहती है, इसमें एनाफाइलेक्सिस शॉक, एनाफाइलेक्टिक शॉक आ जाता है, ठीक है। एनाफाइलेक्टिक शॉक जो कि एनाफाइलेक्टिक शॉक आ जाता है, जो कि मेडिकल इमरजेंसी रहती है। क्या रहती है? मेडिकल इमरजेंसी रहती है। और इसको ट्रीट करने का तरीका हम लोग आगे आने वाले चैप्टर्स में देखेंगे। इसमें से जो टाइप 3, टाइप 4 और टाइप 5 टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4 रहती है, इनको ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स से सही कर सकते हैं, ठीक है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड से सही कर सकते हैं। और एनाफाइलेक्टिक शॉक को बेसिकली एड्रीनलिन देते हैं, ठीक है, एड्रीनलिन देते हैं 1:1000 रेशियो में, ठीक है। और इंट्रावेनस फ्लूइड देते हैं, ठीक है, इंट्रावेनस फ्लूइड देते हैं। तो ये सारी चीजें किसके अंदर आ जाएंगी? टाइप बी में। अब बात करते हैं सबसे पहले इडियोसिंक्रेसी की, ठीक है। ये तो हमारा हो गया एलर्जी। अब बात करेंगे इडियोसिंक्रेसी की, ठीक है। सो ये जो इडियोसिंक्रेसी होती है, ये क्या होती है हमारी? दीज आर द जेनेटिकली डिटरमाइंड एबनॉर्मल रिएक्शंस, एबनॉर्मल रिएक्शंस जो कि बॉडी में होती हैं, ठीक है। जैसे कि जब हम लोग क्लोरमफेनिकॉल को एडमिनिस्टर करते हैं, ठीक है, क्लोरमफेनिकॉल, तो क्लोरमफेनिकॉल को एडमिनिस्टर करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है? एप्लास्टिक एनीमिया, ठीक है, एप्लास्टिक एनीमिया होता है, ठीक है। और एग्जाम्पल क्या है इसका? कि जैसे कुछ लोगों के अंदर एटिपिकल स्यूडोकोलिनिस्टरेजेस पाए जाते हैं, ठीक है, स्यूडोकोलिनिस्टरेजेस पाए जाते हैं। ये हमने पहले भी पढ़ा है फार्माकोजेनेटिक वाले कॉन्सेप्ट में। तो उनको क्या होता है? सक्सिनाइल कोलिन एपनिया होता है, ठीक है, सक्सिनाइल कोलिन एपनिया, उनको क्या होता है? सक्सिनाइल कोलिन एपनिया। तो ये क्या हो गया? हमारा इडियोसिंक्रेसी का एग्जांपल हो गया, ठीक है। और ये हमारी हो गई क्या? टाइप बी। नाउ मूविंग ऑन टुवर्ड्स द टाइप सी। टाइप सी, ठीक है। तो जब टाइप सी की बात करते हैं तो इसके अंदर बेसिकली हम लोग एक चीज को पढ़ेंगे जो कि है ड्रग डिपेंडेंस, ठीक है। टाइप सी में क्या होता है कि क्रॉनिक यूज की वजह से, ठीक है, क्रॉनिक इफेक्ट्स देखते हैं इसमें कि लॉन्ग टर्म अगर हम लोग यूज कर रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर ड्रग को, जैसे कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को लॉन्ग टर्म यूज करेंगे तो उसका क्या होगा? या तो एग्जांपल बात कर लेते हैं हम लोग, प्रोप्रानोल की बात किया था हमने, ठीक है, प्रोप्रानोलॉल की बात करी थी हमने। तो क्या होता है? रिसेप्टर्स का बार बार हम लोग एंटागोनिस्ट उसको देते रहते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होते हैं? क्रॉनिक साइड इफेक्ट्स आते हैं, दैट इज प्रेसिपिटेशन ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन और एंजाइना, ठीक है। तो ये टाइप सी हो गया हमारा, ठीक है। इसमें हम लोग फिर टाइप डी, दैट इज डिलेड इफेक्ट्स, डिलेड इफेक्ट्स। सो डिलेड इफेक्ट्स के अंदर क्या क्या आ जाएंगे? डिलेड इफेक्ट्स में हम लोग बेसिकली जो चीज पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं टेराटोजेनिसिटी, टेराटोजेनिसिटी, ठीक है। तो कुछ ड्रग्स जो रहती हैं अगर हम लोग वो प्रेग्नेंट लेडी में या प्रेग्नेंट वुमेन में या लैक्टेटिंग वुमेन में एडमिनिस्टर करते हैं, जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा था कि जो जैसे कि मिल्क जो होता है वो हमारा स्लाइटली एसिडिक होता है, तो हमको एल्कलाइन ड्रग्स जैसे कि अमाइनोग्लाइकोसाइड्स हो गई वो सब एडमिनिस्टर नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से क्या होती है? एबनॉर्मल फॉर्मेशन होने लगता है, ठीक है, किसका? बेबी का एबनॉर्मल फॉर्मेशन ऑफ, अगर ये तो प्रेगनेंसी के टाइम की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, एबनॉर्मल फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन्स, ठीक है,
एबनॉर्मल फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन होने लगेगा, ठीक है। अब और जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है उसमें तो कभी भी नहीं देना चाहिए, एडमिनिस्टर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि टेरेटोजेनिसिटी जो रहती है वो काफ़ी ज़्यादा रहती है ऐसे टाइम पे। और लैक्टेटिंग वोमेन को भी नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे कि हम लोग स्लाइटली एसिडिक रहता है हमारा जो मिल्क रहता है, ठीक है, लैक्टेटिंग वोमेन का, तो अगर हम लोग एसिडिक ड्रग एल्कलाइन ड्रग अगर देंगे तो क्या करेगी, वो आयोनाइज हो जाएगी। आयोनाइज होकर क्या करेगी, मिल्क के थ्रू पास ऑन करके बेबी के पास चली जाएगी, जिसकी वजह से बेबी के अंदर सिम्टम्स दिखने लगेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे टाइप डी। ओके सो मेरे हिसाब से जो टाइप सी हमने पढ़ा था क्रॉनिक इफेक्ट वाला, टाइप डी तो हमने डिस्कस कर ही लिया है। टाइप सी जो हमने पढ़ा था उसमें एक टॉपिक जो इंक्लूड होना चाहिए वो होना चाहिए ड्रग डिपेंडेंस, ठीक है, ड्रग डिपेंडेंस। क्यों? क्योंकि ये भी क्रॉनिक यूज के टाइम पे ही होता है, ठीक है, डिपेंडेंस, ठीक है। तो WHO जो इसको डिफाइन करती है, ठीक है, ड्रग डिपेंडेंस, ठीक है, अकॉर्डिंग टू WHO, अब ये डेफिनेशन है काफ़ी बड़ी, अकॉर्डिंग टू WHO ड्रग डिपेंडेंस is a state कैसी, साइकिक और समटाइम्स फिजिकल, sometimes physical related to interaction किसके बीच में, between living organism, इसको और पास लिखना पड़ेगा, ठीक है, between living organism and drug leading to, ठीक है, सॉरी लीडिंग टू बाद में आएगा, ठीक है। तो क्या हुआ, ड्रग डिपेंडेंस इज अ स्टेट, ठीक है, कैसी, साइकिक या तो फिजिकल, ठीक है, रिलेटिंग टू इंटरेक्शन, क्यों हो रही है, सॉरी, रिलेटेड टू इंटरेक्शन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म और द ड्रग, ठीक है। फिर क्या है नेक्स्ट, यहां तक इसको याद करना, ठीक है, रुकिए मैं बता दूंगा बाद में। कैरेक्टराइज्ड बाय बिहेवियरल and other responses and all other responses leading to compulsion, leading to compulsion to take the drug, in regular or periodic basis, to avoid इट्स एब्सेंस, ठीक है। सो क्या होता है बेसिकली कि ये एक साइकिक स्टेट रहती है जो कि फिजिकल भी होता है कभी कभार, ठीक है। तो इसमें क्यों होता है बेसिकली, क्योंकि काफ़ी टाइम से क्या होता है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो ड्रग को ले रहा है, ठीक है, उसके अंदर क्या हो गया, उस चीज़ की नीड हो गई, ठीक है। जो फिजियोलॉजिकल सिस्टम होता है या जो फिजियोलॉजी है, नॉर्मल जो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स हो रहा था वो ड्रग को लेने के बाद ही नॉर्मल रहेगा। क्यों? क्योंकि उसको उसी टाइम पे नॉर्मल रहने का मतलब उसको उसी फेज में नॉर्मल फील होता है, क्योंकि इंडिविजुअल को, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या है,
और ये ऐसा वो क्यों करता है, बार बार उसी सेम ड्रग को एडमिनिस्टर क्यों करेगा, ताकि उसको ड्रग की डेफिशिएंसी ना हो, ठीक है, और क्योंकि उसको डिपेंडेंस तो हो ही गई है, ठीक है। पहली बात तो करते हैं एग्जांपल्स ऑफ दीज ड्रग्स। सो एग्जांपल्स है आर अल्कोहल, बार्बिट्यूरेट एंड ओपियोइड्स, ठीक है। अल्कोहल, बार्बिट्यूरेट एंड ओपियोइड्स आर द एग्जांपल्स ऑफ दीज ड्रग डिपेंडेंस, ठीक है। अब ड्रग डिपेंडेंस भी दो टाइप का होता है फर्दर, एक तो साइकिक और साइकोलॉजिकल, ठीक है, साइकोलॉजिकल जो हमने दो टाइप पढ़े थे, और एक फिजिकल, ठीक है, फिजिकल। तो साइकोलॉजिकल जो रहता है उसमें क्या होता है कि पेशेंट फील वेल आफ्टर टेकिंग द ड्रग। और इसमें क्या होता है फिजिकल में कि ड्रग एडमिनिस्टर करने की वजह से जो पहले नॉर्मल फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स था बॉडी का, ठीक है, वो बॉडी अचीव नहीं कर पाएगी कब तक, जब तक वो ड्रग को एडमिनिस्टर नहीं करता, और उसका जो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स था वो भी नॉर्मली क्या हो गया, अल्टर हो गया, ठीक है। देयर इज अल्टरेशन ऑफ द नॉर्मल फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, अल्टरेशन ऑफ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल response in absence of the drug, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विथड्रॉल इफेक्ट्स कहते हैं। क्या, विथड्रॉल इफेक्ट्स और विथड्रॉल सिम्टम्स, ठीक है। और ये हमेशा क्या रहता है, जैसे हम लोग ड्रग जैसे आगे बात कर लेंगे, ठीक है, इसके बारे में। तो डी भी हमारा हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं कि जो पेशेंट रहता है, ठीक है, जो पेशेंट है अगर उसको प्रिवेंट करना है फ्रॉम दिस, ठीक है, तो प्रिवेंशन में क्या क्या करेंगे, सबसे पहले तो उसको हॉस्पिटलाइजेशन करेंगे, उसका हॉस्पिटलाइजेशन, ठीक है। और क्या करेंगे, उसको सपोर्टिंग थेरेपी देंगे, ठीक है, सपोर्टिव थेरेपी, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर वो निकोटिन एडमिनिस्टर कर रहा था और उसको निकोटिन छोड़ना है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, निकोटिन का पैच देंगे, ठीक है, निकोटिन पैच देंगे। फिर थर्ड जो रहता है वो अल्कोहल के केस की बात कर रहा हूँ मैं बेसिकली, तो उसमें क्या करते हैं, एवर्जन थेरेपी। अल्कोहल के केस की बात नहीं, मतलब ये एग्जांपल मैं अल्कोहल से समझाऊंगा, ठीक है। सो ये इसमें क्या हो जाएगा, एवर्जन थेरेपी, ठीक है। सो एवर्जन थेरेपी में क्या होता है कि जैसे अल्कोहल जो भी लोग लेते हैं ज़्यादा, ठीक है, और उनको डिपेंडेंस हो जाता है बिना अल्कोहल के, जिनको रहा नहीं जाता, उनको हम लोग क्या करते हैं, डायसल्फिराम दे देते हैं, डायसल्फिराम, ठीक है। सो डायसल्फिराम क्या करता है, डायसल्फिराम इन केस ऑफ अल्कोहल डिपेंडेंस, तो डायसल्फिराम क्या करता है, ऐसे मेटाबोलाइट बनाता है बॉडी में, जैसे उसने डायसल्फिराम एडमिनिस्टर किया और उसके बाद क्या किया, उसने अल्कोहल पी लिया, तो डायसल्फिराम ऐसे मेटाबोलाइट बनाएगा जिसकी वजह से बॉडी में बहुत पेन होता है, ठीक है। तो उसको ये समझ में आने लगेगा कि मेरे को अल्कोहल पीने के बाद पेन हो रहा है, उसको ये नहीं पता रहेगा कि हमने उसको डायसल्फिराम दे के रखी है, ठीक है, तो उसको बॉडी में बहुत पेन होगा, तो वो सोचेगा, उसका एक सेटअप बन जाएगा कि मेरे को अल्कोहल जब भी मैं पीता हूँ तो बहुत दर्द होता है और मेरी बॉडी इसको नहीं झेल पा रही, मेरे को इसको छोड़ देना चाहिए, तो फिर वो उसका साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स बन जाएगा उस अल्कोहल को छोड़ने के लिए। तो दिस इज नोन एज एवर्जन थेरेपी। नेक्स्टली दैट वी हैव इज जनरल मॉनिटरिंग, ठीक है, जनरल मॉनिटरिंग, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, उसके न्यूट्रिशन को मैनेज करते हैं, ठीक है, न्यूट्रिशन मैनेजमेंट। ऐसे लोगों को भूख भी ज़्यादा लगती है या कुछ केसेस में कम लगती है, ठीक है, फैमिली सपोर्ट, और या तो फिर ऐसे लोगों को रिहैब पे भेज दिया जाता है, ठीक है, ऑन रिहैबिलिटेशन एंड ज्वाइनिंग रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम,
ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये बेसिकली क्या हो गया, प्रिवेंशन फ्रॉम द ड्रग डिपेंडेंस। नाउ मूविंग ऑन टुवर्ड्स द, अब एक और टॉपिक जो हमको डिस्कस करना चाहिए वो है ईडियो, सॉरी, ठीक है, तो जो डिस्कस करना है हमको, iatrogenic डिजीज, ठीक है, ये क्या होती है, फिजिशियंस इंड्यूस्ड, ठीक है, कैसी रहती है ये, फिजिशियन इंड्यूस्ड। इसमें क्या रहता है कि मेटाक्लोप्रामाइड जो रहता है, मेटाक्लोप्रामाइड जो जैसे कि फिजिशियन देगा, लॉन्ग टर्म तक अगर मेटाक्लोप्रामाइड लेते रहें तो उसकी वजह से क्या होता है, पार्किंसोनिज्म हो जाता है, ठीक है, पार्किंसोनिज्म, ठीक है। अब इसके बाद एनसिड्स, ठीक है, एनसिड्स अगर देते हैं तो उसकी वजह से भी क्या होता है, पेप्टिक अल्सर होता है, इसीलिए हमेशा क्या करते हैं, पेप्टिक अल्सर हो जाता है, इसीलिए हमेशा कभी भी आप देखेंगे तो जैसे कि एंटी पेप्टिक अल्सर ड्रग्स जो रहते हैं वो हम लोग मतलब जो ऐसी ड्रग्स जो कि पेप्टिक अल्सर को कम करती है उसमें मतलब या एसिडिटी को कम करती है वैसी ड्रग्स एडमिनिस्टर करते हैं, ठीक है। सो दिस इज नोन एज iatrogenic डिजीज, जो कि फिजिशियन की गलती से हो रही है, ठीक है, फिजिशियन इंड्यूस्ड, ठीक है। तो टाइप सी और टाइप डी हो गया, ठीक है। अब बात करेंगे टाइप ई, ठीक है, टाइप ई दैट इज एंड ऑफ, ठीक है, एंड ऑफ, ठीक है, एंड ऑफ डोज, ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, एंड ऑफ डोज। तो डोज को जब भी एंड करते हैं तो कभी कभी कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जिसकी वजह से क्या होते हैं, विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं, विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं, ठीक है। और ये हमेशा वैसे आते हैं जो कि मतलब जैसे कि हमने एंटी एपिलेप्टिक ड्रग दी, ठीक है, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग दी, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग का हमने क्या किया, एंड कर दिया डोज, तो उसकी वजह से क्या होता है, प्रेसिपिटेशन ऑफ सीजर्स हो जाते हैं, इंक्रीज्ड सीजर्स। और या तो जैसे कि हम लोग प्रोप्रानॉल देते हैं, ठीक है, प्रोप्रेनोलॉल, तो उसकी वजह से क्या होता है, प्रेसिपिटेशन हो जाता है, एंजाइना का, सडन स्टॉपेज, सडन स्टॉपेज, इन सब का क्या करते हैं हम लोग, स्टॉपेज कर रहे हैं, सडन स्टॉपेज, ठीक है। तो इन सब के सडन स्टॉपेज से क्या होता है, इंक्रीज्ड सीजर, प्रेसिपिटेशन ऑफ एंजाइना एंड द मायोकार्डियल इन्फेक्शन। तो ये हो गए विड्रॉल सिम्टम्स, मतलब वही चीज़ें जो कि मतलब सप्रेस कर रही थी, ड्रग्स एंटागनाइज कर रही थी, जब उनको हम लोग स्टॉप करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, डाउन रेगुलेशन होता है, ठीक है, सॉरी अप रेगुलेशन होता है रिसेप्टर्स का, ठीक है। तो अप रिसेप्टर होता है तो उसकी वजह से क्या होगा, नंबर ऑफ रिसेप्टर और सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। तो प्रोप्रानॉल क्या करता है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड के लेवल को कम करता है, तो जैसे ही सडन स्टॉपेज करते हैं तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के लिए जो सेंसिटिविटी और नंबर था वो बढ़ गया, उसकी वजह से क्या हुआ, एंजाइना हुआ, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ, सेम इन केस ऑफ एंटी एपिलेप्टिक ड्रग। सो दिस इज टाइप ई, ठीक है। तो ये सारे हो गए हमारे एडवर्स ड्रग रिएक्शंस, ठीक है। और क्या क्या होता है, हिपैटोटॉक्सिसिटी होती है, हिपैटोटॉक्सिसिटी, ठीक है, किसकी वजह से होती है ये, PHIR ड्रग्स की वजह से, ठीक है, पायराजिनामाइड, पायराजिनामाइड, पैरासीटामोल की वजह से भी हिपैटोटॉक्सिसिटी होती है, बहुत सारे एक्टिव मेटाबोलाइट बन जाते हैं, ठीक है। फिर हेलोथेन, रिफैम्पिसिन एंड आइसोनियाजिड, तो ये क्या हो गए हमारे। फिर ड्रग्स क्या कॉज करती हैं, हिपैटोटॉक्सिसिटी कॉज करती हैं, ठीक है।
और क्या क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं? नेफ्रोटॉक्सिसिटी होती है। नेफ्रोटॉक्सिसिटी किन की वजह से होती है? जो मेटाबोलाइट्स डायरेक्टली पास ऑन हो जा रहे थे, जैसे कि अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, ठीक है, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, हैवी मेटल्स, साइक्लोस्पोरिन, ठीक है। तो ये सारी ड्रग्स क्या कॉज करती हैं? नेफ्रोटॉक्सिसिटी कॉज करती हैं, दैट इज हैक ड्रग्स। और अमाइनोग्लाइकोसाइड्स ओटोटॉक्सिसिटी भी कॉज करता है, ओटोटॉक्सिसिटी। और क्या कॉज करता है? ओटोटॉक्सिसिटी, ठीक है। और ऑक्यूलर डिजीज भी कॉज करता है, ठीक है, ऑक्यूलर डिजीज भी कॉज करता है। तो ये सारे हो गए एडवर्स ड्रग रिएक्शंस। इसके बाद ये टाइप ई हो गए हमारे, ठीक है। फिर ये तो जनरल टर्म्स में आ जाएंगे, जैसे कि ओटोटॉक्सिसिटी, नेफ्रोटॉक्सिसिटी। तो जो टॉक्सिक इफेक्ट्स आ रहे थे, अगर चाहें तो इसको उसमें भी इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गए हमारी एडवर्स ड्रग रिएक्शन। अब बात करते हैं लास्ट टॉपिक जो कि है हमारा फार्माकोविजिलेंस। फार्माको मतलब ड्रग और विजिलेंस मतलब उसके ऊपर निगरानी रखना, ठीक है। तो इट इज DAUP ऑफ ड्रग। That is detection, assessment, understanding, ठीक है, डिटेक्शन, और फाइनली क्या है? प्रिवेंशन ऑफ एडवर्स इफेक्ट ऑफ द ड्रग। तो एडवर्स इफेक्ट जितने भी होते हैं वो किस में पढ़ते हैं हम लोग? फार्माकोविजिलेंस। सो हियर वी आर ओवर विथ आवर इंट्रोडक्शन टू जनरल फार्माकोलॉजी। ओके, थैंक यू।